ऊंचा पाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, काकरिया ने संगला वो जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, जिया कि आप सगला जानो कि हर बार आप अपना कार्यक्रम में कोई ना कोई नयो विषय लेकर हाजिर हुआ हाँ, दिया आज भी आप एक नए विषय पर बात करांगा। एक आपनो सबसे प्रचलित नारा की जब आप बात करा तो वह है जय जवान जय किसान। किसान भाइयों के बारे में भी आप बहुत सारी जानकारी लेकर आता रहा, लेकिन आज आप अपना रियल हीरोज़ की बात करांगा, जवाना की बात करांगा, तो बाकी सम्मान में कहीं कहीं काम होना चाहिए। क्योंकि देखो आज जो है 14 जनवरी है और आज आप बना रहे हैं सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। तो इस दिवस पर आप भूतपूर्व सैनिका के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करांगा। वहाँ का कल्याण के लिए सरकार कहीं कहीं प्रयास कर रही है, बी के बारे में भी आप जानकारी लेवांगा। तो जानकारी देने के लिए आज अपने साथ पधारा है ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। और इधर साथ ही पधारा है कर्नल योगेंद्र कुमार माथुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको भी कर्नल साहब। तो सबसे पहला तो आप दोनों ने आपनो जो दिवस है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, इस पे बहुत बहुत आपने हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसो महसूस कर रहे हो कर्नल साहब, आप किसो महसूस कर रहे हो आज के दिवस पे? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी यही बात रही है कि आज पहली बार जयपुर का होने के बावजूद मारवाड़ी राजस्थानी कार्यक्रम में शामिल होने को मौका मिलो, तो इनके लिए दूरदर्शन राजस्थान में बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो आपा सशस्त्र बल पूर्व सैनिक भूतपूर्व सैनिक जो दिवस मना रहे हैं जी, पहले तो एक उद्देश्य और एक इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपने जानकारी देवा भाई बहना ने। जी जरूर मनीषा जी। तो मैं इनकी जानकारी आपने अपने हिसाब से थोड़ी हिंदी भी बोलूँगा बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज इतनी मुश्किल से मारवाड़ी बोली तो 1978 में यहाँ जयपुर से ही अपने हायर सेकेंडरी माणक चौक से, फिर महाराजा कॉलेज से बीएससी कर, फिर 77 में ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन कर, 78 में मैं पास आउट हुई और 18 में रिटायर हुई। 40 साल को जीवन फौज में पूरा लगाए हुए है। वी के बाद सेवानिवृत्त हो और घर आ गया, तो घर आर अब वेटरन बन गया। तो वेटरन बनकर सबसे बड़ो मुद्दो हो कि भाई सेटल हो। तो सबसे पहले इनकी इतिहास की अगर बात करा वेटरन दिवस की, तो यो इतिहास वर्ल्ड वार 1 से रिलेटेड है। आर्मिस्टाइज डे यानी युद्ध विराम दिवस अगर बोला जाए इसको, तो जब सेना अलाइड फोर्सेस और जर्मनी के बीच में एक संधि हुई कि भाई युद्ध विराम हो रहा, तो उस दिन को 11th आवर 11th डे ऑफ 11th मंथ ऑफ 1918 को ये साइन हुआ था। अच्छा। तो उसको उसके बाद से वेटरन दिवस के नाम से अमेरिका में जाना गया। अच्छा। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे सबसे पहले कमांडर इन चीफ बाद में जो रिटायर हुए फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब, जब उन्होंने सेना ज्वाइन की वो दिन था 15 जनवरी। तो हमारा सेना दिवस उनकी ज्वाइनिंग डेट पे बनाया जाता है, जो कि कल है। और जब वो रिटायर हुए सेवा से, तो वो दिन था 14 जनवरी। तो उनके रिटायरमेंट की डेट को मद्देनजर रखते हुए भारतवर्ष वेटरन्स दिवस 14 जनवरी के दिन मनाता है। बिल्कुल जी। आप अपने मैं एक बात और ऐड कर दूं आपने जी ब्रिगेडियर साहब, जेकि आप वेटरन दिवस री बात करो या भूतपूर्व सेना सैनिकों री बात करो जी, तो पाश्चात्य सभ्यता और आपा जी को अपन अपनायो है, वो तो अपार अपनायो 20वीं सदी में जी। अरे भारत तो हजारों साल पुरानी सभ्यता है और आपा अपार वीरा ने सदियां सु प्रेज कर रही, सदियां सुना गाता गा रही। आप चंद्रगुप्त मौर्य ले लो, चाणक्य ले लो, गुप्ता डायनेस्टी ले लो, नजदीक आ जाओ शिवाजी ले लो, महाराणा प्रताप ले लो, कितना वीर है। सबरी गाथा वहां पर सब संस्थाओं में सभ्यता में चाले, वाही वीरारी खास धरती के अलावा। और जकी सभ्यता आप वीरारू सम्मान नहीं करे, वो सभ्यता सूनर और लेटर नष्ट हो जावेला। ई वास्ते वे सब सभ्यता नहीं आगे चला, तो अगर आप वीरारू सम्मान करा तो अपने देश वास्ते बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। जो सेना का जवान अपनी जिंदगी ने भी मतलब अपनी हथेली पर रखकर आपने पूरे देश को जो कि मतलब बाकी सुरक्षा के लिए
हमेशा तत्पर रहे, तो बिल्कुल बाको सम्मान तो वे जब सर्विस में है जब भी आपने करना चाहे, और जब वे सर्विस से आ भी जाओ भी के बाद भी वो सम्मान बरकरार रहना चाहे। तो जब भूतपूर्व सैनिका की बात आवे तो आप जानना चाहूँगा कि कौन सा सैनिक भाई बहना भी के अंदर शामिल करो जाए जो भूतपूर्व सैनिका में आवेगा। पहली बात तो अपन आज समझनी चाहिए कि सैनिक कौन है और भूतपूर्व सैनिक कौन है। जी, सैनिक हमेशा सारी जिंदगी सैनिक रहता है, और भूतपूर्व तो सर्विस छोड़ दी, वास्ते नाम दे दियो। जी, नहीं तो कर्नल साहब अबार कहता है कि भूतपूर्व को नहीं, अभूतपूर्व सैनिक है तो बिल्कुल। और इतना अभूतपूर्व सैनिक जब बॉर्डरी ड्यूटी खत्म कर समाज में आ रहा है, गांव में शहरों में आ रहा है, तो देश रो सबसे ज्यादा अनुशासित इंसान हो। और अब जब समाज में आ गयो तो वीरो सामाजिक दायित्व बढ़ गयो। बिल्कुल, और समाज ने भी एक लाभ मिलो, समाज ने एक लाभ मिल गयो। बिल्कुल। और जिकी सेवा आप 20 साल 40 साल बॉर्डर पर रह सेवा दिए देश री जी, तो देश उन्हारे सम्मान में वे जिन टाइम पाछा वापस आवे तो पुनर्वास रे वास्ते बहुत सारी संस्थाओं खड़ी कर दी, बहुत सारी सुविधाओं चालू कर दी। और सारी सुविधाओं जकी आ रही है नी, ये ही भूतपूर्व सैनिक और सर्विस वाला सैनिक सबरो सम्मान सबरो मोराल हाई रखे। क्योंकि आज जो सैनिक है नी वो काल रो भूतपूर्व सैनिक है, बिल्कुल काले बने लोगो। बिल्कुल। और सरकार ने ये बात ध्यान है, देश ने ये बात रो ध्यान है। और जब देश ने ध्यान है और आप रे वीरा रो सम्मान कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी बात है सर। और मैं आपने और पूरा देश ने इस भूतपूर्व सैनिक दिवस पर बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ हूँ और पूरा वेटरन फ्रेटर्निटी की तरफ हूँ, सब भूतपूर्व सैनिकों की तरफ हूँ, पूरा देश ने बहुत बहुत शुभकामनाएं और सम्मान दूँ सर। बिल्कुल। मनीषा जी, आपने एक जो सवाल पूछा है कि भूतपूर्व सैनिक है कौन, उसके बारे में एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जिसने सेना ज्वाइन कर ली, चाहे उसने थोड़ी ही सर्विस की है, वो सैनिक है। और जिसने ये सर्विस ऑनरेबली पूरी करके वो घर पे आ गया है, वो भूतपूर्व सैनिक है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो भी सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन जो कॉम्बिटेंट हैं वो सब शामिल हैं इसके अंदर। अभी बात हम करते हैं कि वो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, कई बार मैं गाँव में जाओ, भाई कहीं करा आपका पति कहीं करा, वो तो लड़ाई लड़ा। कौन सी लड़ाई लड़ी? बर्मा में लड़ी। तो बर्मा तो शी इज टॉकिंग, वो बात कर रही है 1945 की और पुरानी मतलब वर्ल्ड वार 1-2 की, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है अभी। न तो उनको पता है कि वो भूतपूर्व सैनिक की वो वीर नारी है, पत्नी है, और न किसी ऑर्गेनाइजेशन को पता है। तो अब जो अवेयरनेस और जागृति आई है और सोशल मीडिया की वजह से अभी सब जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड ये पहुंच रहे हैं गांवों तक और उनका पता लगा रहे हैं। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के तो लोग ही बहुत कम रह गए, बहुत थोड़े से। उनकी पिन्योरी, बड़ी गरीबी की कंडीशन है, उनको हेल्प करना, बाकी जो वेटरन्स हैं उनको हेल्प करना, ये मेन कर्तव्य है जो राज्य सैनिक बोर्ड का है। और राजस्थान में जहाँ तक इसको अगर देखें आप, तो राजस्थान ने इसमें बहुत फोकस किया है। एक मंत्रालय है अलग से जिसका श्री मेजर कर्नल राजवर्धन सिंह वो उनके मंत्री हैं, एक सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर एक ब्रिगेडियर रैंक के रिटायर्ड ऑफिसर सेक्रेटरीट में बैठते हैं। और 25 जिलों में जो जहाँ भूतपूर्व सैनिकों की आबादी ज़्यादा है उनको मिलाते हुए ऐसे करके जिला सैनिक अधिकारी लगा रखे, उन सबको ये काम दिया हुआ है। जी, तो एक सैनिक कल्याण बोर्ड, एक बात और ऐड कर दूं, मैं जोड़ दूं जी, भूतपूर्व सैनिक कौन है ये पड़ी। हाँ जी। कि आप बताओ तो दियो कि जिका लोग सर्विस कर रहा है, तो सिंपल शब्द में अगर कहूँ, बिल्कुल आसान शब्द में, जिन सैनिक ने पेंशन मिल रही है वो भूतपूर्व सैनिक है। बिल्कुल। पहली बात, कई सैनिक है जो को या तो युद्ध में या इंसर्जेंसी में उग्रवाद में घायल हो गया, सर्विस पूरी कौन कर पाया, पहला घरे आ गया, वे भी इनमें शामिल है। कोस्ट गार्ड का सैनिक भी इनमें शामिल है। और टेरिटोरियल आर्मी बीरा सैनिक जिन्हें पेंशन मिल रही है वे सब भी इनमें शामिल है। अफसरों में पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला अफसर ने भूतपूर्व सैनिक कौन कहता। अब वो रूल आ गया कि साहब अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर रेोड़ा हो तो आप भूतपूर्व सैनिक कहलाओला। और जिका सुविधाओं फैसिलिटी सरकार दे रही है यहाँ में सब ने लागू होला। जी, तो भूतपूर्व सैनिका के कल्याण की बात भी आप करांगा और आगे पुनर्वास की बात करांगा। तो सैनिक कल्याण बोर्ड काई है, एक बारे में भी आप जानकारी ले लें और किस तरीके से भूतपूर्व सैनिका के लिए कल्याण के लिए काम कर। बहुत अच्छा सवाल करियो मनीषा जी। आपने सब ने
सैनिकाने और अभूतपूर्व सैनिकाने सब ने ठा होना चाहिए कि भारत देश री एक बहुत बड़ी संस्था है, पूरा डिपार्टमेंट ऐसा जी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कह दीजिए, DESW, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और ये पूरी संस्था रा जो प्रेसिडेंट है वह अपना रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह जी आजकल हमारा प्रेसिडेंट है। जी और आज को पूरा डिपार्टमेंट है, इनरे नीचे 3 डिपार्टमेंट आवे। एक DG रीसेटलमेंट आवे, जिका जितना ही सैनिक है, अफसर है, रिटायर हुए, नौकरी चाहिए, तो वे सब इंडस्ट्री में, कॉरपोरेट में, सिविल दुनिया में अलग अलग तरह की नौकरियां, अलग अलग ट्रेड री ढूंढे। वारे मुकाबले में अपना सैनिक जिका घर जा रहा है वाणी मैचिंग करे, और जको सैनिक जटे फिट हो सके काम में, नौकरी में, वहां वह सुविधा पकड़ा देवे, और जको सैनिक जानो चाहे वो नौकरी ले सके। तो आज DG रीसेटलमेंट एक बहुत बड़ो डिपार्टमेंट है। जी दूसरो डिपार्टमेंट है ECHS, कि जका ही सैनिक घरे आई गया वहां हेल्थ री काउंसिल था, मेडिकल फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सब बड़ी, स्वास्थ्य की सेवा सभी जी, है बिल्कुल ना, निरोगी पहला सुख निरोगी निरोगी काया काया वाली बिल्कुल बात होनी है। चाहिए। तो आज निरोगी काया राखने वास्ते ECH एक ऑर्गेनाइजेशन है, जी बात आप बाद में करा ला। जी और तीसरी संस्था है KSB, केंद्रीय केंद्रीय सैनिक बोर्ड। अब केंद्रीय सैनिक बोर्ड पूरा देश में फैलियोड़ो है जी और 3 लेवल पर है। अच्छा एक तो दिल्ली में सेंटर इन मिनिस्ट्रीज आगे है, अच्छा। जिन्हें केंद्रीय सैनिक बोर्ड कहते हैं। एक हर राज्य में एक राज्य सैनिक बोर्ड है। अच्छा और राज्य सैनिक बोर्ड की जिम्मेवारी है कि राज्य में जितना भी भूतपूर्व सैनिक है वहां सब वेलफेयर स्कीम वहां तक पहुंचावे, वहां बतावे, अवेयरनेस करावे, सबने बातें फैलावे, वहां लिस्ट करे, और वहां जितनी भी सुविधा दे सके वह दिरावे, वह राज्य सैनिक बोर्ड। अब राज्य सैनिक, राज्य के नीचे कहीं हो वैसा जिलो हो, तो हर जिला में एक जिला सैनिक बोर्ड है, और हर जिला रो एक जिला कलेक्टर होवे। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो जिम्मेवार है यारी सब भूतपूर्व सैनिकों री सुविधा उन्होंने देने वास्ते। आप कहो ना साहब के अमेजोन है जो लास्ट माइल डिलीवरी करे, आप ऑर्डर करो और कोई आप रखने ले रहा है, तो जिला सैनिक बोर्ड वो लास्ट माइल डिलीवरी वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जिको आप रे दफ्तर हूं गाँव में जार सब भूतपूर्व सैनिका ने, वीर नारिया ने, अपनी विधवा महिलाओं ने सब कांटेक्ट करे, सब ने जितो भी मदद कर सके वे करने की कोशिश करे। तो जो पूरा संस्था पूरा देश में फैली है। इन राज्य के अलावा जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है वहां पे भी वही हिसाब है, और राज्य में या यूनियन टेरिटरी में या तो चीफ मिनिस्टर या गवर्नर राज्य सैनिक बोर्ड रो प्रेसिडेंट है, उनने नीचे फिर सेक्रेटरी है, वे सारी संस्थाएं हैं, कल साहब बताई जिका में शामिल है। तो आ गवर्नमेंट की तरफों इतनी बड़ी विस्तृत संस्था है जिका अपने भूतपूर्व सैनिका ने पूरी मदद रे वास्ते तैयार है। बिल्कुल, आज तो सरकारी बात हुई ही। बिल्कुल, आप आज यहाँ बोर्ड की बात करी, सैनिक कल्याण बोर्ड, इसके अलावा कोई संस्थावां भी ऐसी है जो अपने भूतपूर्व सैनिका के कल्याण के लिए काम कर रही है? जी कर्नल साहब। हाँ, मैं इन संस्थाओं के बारे में भी जिक्र करता हूँ। एक एग्जाम्पल देकर, एक उदाहरण देके आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी जिला ले लो, उसमें उस जिले का कोई शहीद हो गया जी, अब उसकी जो पार्थिव शरीर है वो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स के हिसाब से वहाँ पहुँच गया, वो हो गया जी। बिंग के बाद कहीं वहाँ की धर्मपत्री पढ़ी लिखी को नहीं जी, वो बैठा है, और चारों तरफ गिद्ध वालों एनवायरमेंट है कि लूटो खसोटो जी, रिश्तेदार व ससुराल में है। हाँ। यह सब की बातों ने ध्यान में रखता हुआ जो जिला सैनिक अधिकारी है वो बैठे पहुंचे, सूचना प्राप्त हो जाए, वो पूरा केस कलेक्टर ने पुटअप करे। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि भाई शहीद ने कितनों मुआवजो मिले लो, पैसा कितनों पैसों दियो जाओगो, उनको केस बने हैं, बटाऊ कलेक्टर की रिकमेंड से डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर CMO ऑफिस में जावे, बटे पास हो वो फीसों बने। अब मैं आपकी बात करूं जो एक तो ब्रिगेडियर साहब ने बताया ECHS, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। जब भी कोई रिटायर होता है, अब साहब सर ने बताया कि वो सब वेटरन हैं जो रिटायर हुए हैं, तो जब भी कोई रिटायर होता है तो अपनी रैंक के हिसाब से उससे कुछ पैसा ले लिया जाता है लमसम, और उसके बदले में उसको जिंदगी भर उसको
और उसके डिपेंडेंट परिवार को मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। अच्छा, राइट। इसके लिए जैसे राजस्थान के अंदर करीबन 45 या 47, पहले मैं ECHS हैंडल करता था 2012-14 में, तब थे, और भी बढ़ गए होंगे, ये ECHS पॉलीक्लिनिक्स हैं। ये ECHS पॉलीक्लिनिक्स हॉस्पिटल से एफिलेटेड है, सब बढ़िया हॉस्पिटल से, कैशलेस स्कीम है। कोई इमरजेंसी केस है, आप सीधे जाओ हॉस्पिटल में एडमिशन करवाओ, और जो ECHS पॉलीक्लिनिक जिस पे डिपेंडेंट उसके फ़ोन करके उसके OIC को बता दो कि भाई ये इस तरह से ये एडमिट हो गया, बाकी कार्रवाई वो अपने आप करेंगे। हर तरह का इलाज, बाईपास सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये वेटरन्स को ध्यान में रखने का आर्मी का एक इनिशिएटिव। दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात अगर मैं नहीं करूँगा तो बहुत गलत बात होगी, वो है आर्मी वेलफेयर वाइव्स ऑर्गेनाइजेशन, आवा जिसे बोलते हैं। ये एक NGO है। इसकी जो प्रेसिडेंट हैं वो जो थल सेना अध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी बाय अपॉइंटमेंट होती है। ये सब अनसंग हीरोज़ हैं, नॉन पेड अपॉइंटमेंट हैं, लेकिन ये काम बहुत इफेक्टिव करते हैं। मैं खुद 2 साल आवा में वेलफेयर ऑफिसर रहा 15-15 कोर में, और बहुत अच्छा हमने काम किया, और क्या किया वही बताऊंगा आपको। उसके लिए मुझे थोड़ी सी अपनी बड़ाई कर रहा हूँ कि मुझे आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड भी मिला, मतलब एप्रिसिएशन मिला। वो क्या क्या करते हैं, वो उन सब महिलाओं को, उन सब वीर नारीज को, उन सब विडोज़ को कांटेक्ट में रखते हैं, और उनकी जो भी हेल्प चाहिए, चाहे वो पेंशन रिलेटेड हो, चाहे उनकी एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे उनके बच्चों की एजुकेशन रिलेटेड हो, स्कॉलरशिप रिलेटेड हो, और आखिरी वाली जो कोई नहीं चाहिए वो मैरिटल डिस्कॉर्ड केसेस, आपस में झगड़े, उन सब को समेटने का काम करती है ये आवा ऑर्गेनाइजेशन। और आखिरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। इसके 14 कॉलेजेस और करीबन 237 स्कूल्स हैं। जैसे ये जयपुर में आर्मी पब्लिक स्कूल है, ये हर एक कमांड के अंदर इसके एक डायरेक्टर होते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, ये हमारे जो सेना में जो सर्व कर रहे हैं उनको, प्लस वेटरन्स के बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन की गारंटी देता है। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता, जो कि IIM कोलकाता के बिल्कुल नज़दीक में, जो अपॉइंटमेंट और जो प्लेसमेंट करने वाले पहले कोलकाता IIM में जाते हैं, उसके तुरंत बाद आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, यानी कि हमारे जो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कॉलेजेस हैं, उनके प्लेसमेंट भी उसी ऑर्डर के हैं। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, इनके फंड्स अलग अलग हैं, इनके सिस्टम अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो सपोर्ट है वो अभूतपूर्व सैनिकों को, बिल्कुल, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी मतलब पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, DIAV। ये दिल्ली में स्थित है, और एक मेजर जनरल साहब इसके इंचार्ज हैं। इनका काम है कि पूरे देश के अंदर जहां जहां पर रीजनल सेंटर्स हैं, उनके साथ में एक आर्मी का उनका ऑफिस वहां पर हो, और वो वेटरन्स के लिए बाहर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ नौकरी है, कहाँ कहाँ बिजनेस है, कहाँ स्टार्टअप या नया वेंचर शुरू कर सकते हैं, ये सब करवाने में मदद करते हैं जी। तो मैं ये कहूँ कि जो सैनिक घर आ रहा है उसके सामने एक तश्तरी रखी हुई है, एक प्लेट रखी हुई है, और अलग अलग जीवन रखा हुआ है, जो चाहे वो ले ले। लेकिन जो जरूरी बात है कि ये इनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जवान को पता होना चाहिए कि क्या अवेलेबल है, और सरकारी महकमे में जो अफसर वहां पे काम कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कहाँ किसको क्या जरूरत है। अगर वो दे पाएगा तभी वो सफल तरीके से भूतपूर्व सैनिक को या उसके परिवार को मदद कर पाएगा जी। एक आप सैनिक कल्याण बोर्ड की बात करी थी, भाई बाकी योजनावां हैं अपने भूतपूर्व सैनिका के लिए, तो एक के लिए कोई पंजीकरण बन करवाना पड़ेगा योजनाओं को लाभ लेने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बिना पंजीकरण के तो बच्चा पैदा नहीं होता आजकल जी। पहला काम वही करवाते हैं। और आप जब सर्विस से रिटायरमेंट पे जा रहे हो तो ये आवश्यक है कि आप सबसे पहले उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। राजस्थान के अंदर रेक्सको करके अभी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और जैसे ही आप उस रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन से लेकर के आपकी काबिलियत क्या है, आप कहाँ समाज के लिए मददगार हो सकते हो, वो सारी सुविधाएं अवेलेबल है जी। आपका कई बार देखा कि जी हाँ कोई सैनिक है वह रिटायर होकर जल्दी घर आ जावे है,
तो अगर बजिया सरकारी सेवा में या अर्ध सरकारी सेवा में जानो चाहे तो बाने कोई आरक्षण की सुविधा भी बाने उपलब्ध है? बिल्कुल बिल्कुल, कल साहब बताएंगे कि क्या क्या परसेंटेज तक अवेलेबल है वहाँ। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन की बात की जी। मैं कल ही इतने साल रिटायर हो गए, 18 को हो गया था, अभी तक मैंने अपना एक्स सर्विसमैन राजस्थान गवर्नमेंट का कार्ड नहीं बनवाया था। अच्छा। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ पे जाकर के मुझे ताजुब हुआ कि सब कुछ ऑटोमेटेड है। जी। राजस्थान गवर्नमेंट का SSID बनता है, राजस्थान गवर्नमेंट का, और उसमें आपको जन आधार कार्ड जो कि आपकी वाइफ के नाम है और डिपेंडेंट के नाम होते हैं वो बनता है, और आपका पूरा डेटा जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया वो वहाँ पे रिकॉर्ड पे आ जाता है। जी। उसकी क्या खासियत है मालूम है आपको? आपकी सारी क्वालिफिकेशंस वहाँ पहुँच चुकी है। तो वहाँ एक और ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ है, उसका नाम है आर्मी प्लेसमेंट नोड। वो यहाँ जयपुर में कमांड हेडक्वार्टर में वेटरन कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड है। वहाँ पे सबका डेटा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया कि वो जो नौकरी की रिक्वायरमेंट के लिए लोग वहाँ आते हैं और वहाँ से उनको नाम जाते हैं, कॉल लेटर आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे अपॉइंटमेंट्स पे उनको दिया जाता है। रहा सवाल रिजर्वेशन का, यस, जो मार्टियर्स हैं, जो रिटायर्ड हैं और जो हैं इवन RAS लेवल के जो एग्जामिनेशंस में, उसमें सब में गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना के एक रिजर्वेशन कोटा, डिफेंस कोटा दिया हुआ है। जी। तो अभी आप सोच रहे होंगे ये तो सब कुछ हंकी डोरी, ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि बहुत ही अच्छी सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? जी। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। बिल्कुल। वो प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा जो आर्मी ज्वाइन करता है वो पैशन से ज्वाइन करता है, उसको दिल से देश सेवा करनी है। मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को जब सिलेक्शन हुआ 77 में तो मुझे 2000 रुपये की गवर्नमेंट ये सैंडोज इंडिया की मेडिकल रेप की नौकरी कर रहा था मैं तो, लेकिन जैसे ही आर्मी का पुलाना सिलेक्शन बेसिस पे कॉल आया मैं उसको ठोकर मार के आर्मी ज्वाइन कर ली। और जब 1.5 साल जो ट्रेनिंग की उसमें कुछ पैसा नहीं मिला, और जब पहली तनख्वाह आई उस 900 रुपये थी तनख्वाह। जी। तो किसी आदमी से बोलोगे तो तुमने तो बहुत बेवकूफ़ी का काम किया। नहीं, बेवकूफ़ का काम नहीं किया, मैंने अपना पैशन जो था उसको पूरा किया और 40 साल नौकरी कर ली। जी। तो वो पैशन से नौकरी करता है और वो पैशन से खड़ा होकर के देश की रक्षा करता है। हर एक देशवासी सो रहा है, आराम कर रहा है, पार्टी कर रहा है, खुश हैं सब। अदरवाइज और देशों में देख रहे हो क्या हालत हो रहे हैं, आप देख रहे हो। ये आर्मी अच्छी है इस वजह से हो रहा है। अब जब वो रिटायर होकर के बाहर आता है तो अब उसको वो सब काम करने हैं, उसको मकान बनाना है, उसकी बच्चियां बड़ी हैं, उनके लिए लड़के ढूंढने हैं, उनको उनकी शादी करनी है, उसको 40 साल 45 साल की उम्र पे आ गया, उसको नौकरी भी करनी है। अगले 20 30 40 साल का उसका लाइफ पड़ी हुई है, बहुत जिम्मेवारियां हैं। इस सिचुएशन पे देश को ये समझना चाहिए कि ये हमारा सैनिक जो वहाँ सेवा करके आया है उसको खुले ओपन आर्म से उसका स्वागत करे, उसको जहाँ जहाँ जो जो हेल्प कर सकता है वो हेल्प करे। कल से जो हेल्प उसको मिलेगी उसको देख करके सेना का मोरल हाई होगा, जो मुस्तैदी से काम करें और बेहतरी से काम करेंगे। ओवरऑल सिचुएशन जो कंट्री में एक बहुत खुशी की और अच्छी महल है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जब आप किसी सिपाही को देखो तो खड़े होकर ताली बजाओ, सल्यूट करो और उसको बोलो थैंक यू फॉर योर सर्विस। आज वो वेटरन्स डे है, वो दिन है कि आज हम देखें अपने चारों तरफ। मेरी सोसाइटी के अंदर 10-15 ऑफिसर्स रहते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रहते हैं, उनको इकट्ठा करें, उनके साथ एक कप चाय करें, उनको बोले कि धन्यवाद आपको कि आपने सर्विस की थी, आपकी वजह से हम सुरक्षित हैं। तो इससे पूरा मोरल हाई रहेगा। और ये मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा था आपके माध्यम से पूरे देश को। बिल्कुल। एक वो भी जानना चाहूँगा, अपना जो ये भूतपूर्व सैनिक दिवस है, ये अपने देश में कार्यक्रम कौन कौन सा कराया जा रहा है? माने सम्मान देने के लिए, अपने भूतपूर्व सैनिकों ने सम्मान देने के लिए कई कार्यक्रम हो रहे हैं? सैनिक के लिए तो हर दिन अभूतपूर्व है, हर दिन बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। बड़ी बात यह है कि हर साल 60,000 सैनिक रिटायर होके घर आते हैं। रिटायरमेंट से एक दिन पहले तक वो बहुत सुदृढ़ अनुशासित सैनिक है। जैसे ही घर आता है वो देश का एक आम नागरिक हो जाता है, कोई पूछ नहीं है। जो रिजर्वेशन कोटा ये आपने बोला 2% 4%, 2010 के अंदर मैंने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट की तरफ से सेकंड करियर ऑप्शंस फॉर सोल्जर्स, जवानों का दूसरा करियर कैसा हो। एक करियर तो 35-40 में खत्म हो जाता है। इस उम्र पे बाकी लोग पहली नौकरी पकड़ते हैं, हम लोग सर्विस करके आ जाते हैं। तो ये जो सुविधाएं मिल रही हैं ये अति आवश्यक सुविधाएं हैं। गरीबी है तो उसको उतना पैसा पर महीने मिलेगा, बैटल कैजुअलिटी है, फिजिकल कैजुअलिटी है,
नॉर्मल रिटायर होकर के आया है, विधवा आया है, उनकी सारी स्कीम्स लगी हुई हैं। मेडल लेकर के आया है, परमवीर चक्र से लेकर सेना मेडल तक या दूसरे मेडल्स हैं, उनके प्राइसेस लिस्टेड हैं। उनके कितने लाख रुपए मिलेंगे, कितने बीघा जमीन मिलेगी, मैं उन सब नंबर्स में नहीं जाना चाहता। कोई चाहे तो हमसे बात कर ले, हम समझा देंगे उसको। लेकिन जहां तक आप सवाल कर रही हो, मैं समझ रहा हूं कि समय की कमी की वजह से हम क्लोजर पे जा रहे हैं, लेकिन ये सुविधाएं इतनी सारी हैं कि हमको बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करनी पड़ेंगी, वरना जो कल साहब समस्याएं बता रहे हैं उस समस्याओं से ही सैनिक जूझता रहेगा और हमको आगे आकर के उनको मदद करने की जरूरत है, देश को आगे आके करने की जरूरत है। ये एक बहुत मुद्दे की बात है। रही बात वेटरन डे सेलिब्रेशन की, ये एक बहुत अहम दिन है, जबकि हम देशवासी मिलकर के हम अपने भूतपूर्व सैनिकों को धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि दोस्त, तूने इतने साल देश को बचाया, बिल्कुल हमें तुम पर गर्व है, और अब जब तुम आ गए हो घर पे, हम आपका स्वागत करते हैं। इतना ही एक सैनिक के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सम्मान अपने आप में आत्मीयता देता है, प्यार देता है, और उसके अलावा जब सुविधाएं मिल जाती हैं तो बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। देश के लेवल पर राष्ट्र मंत्री और हर राज्य के लेवल पर इस वेटरन डे को मनाया जाता है। अभी हम 9th वेटरन डे मना रहे हैं, हालांकि हजारों साल की सभ्यता है, लेकिन 2016 में ही ये कार्यक्रम शुरू हो पाया। क्यों, क्या, कैसे, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, हर राज्य में होता है। पिछले साल 7 अलग अलग जगहों पर रैली की गई थी, इस साल भी अलग अलग जगहों पर रैली की जा रही है। मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर सब जाएंगे। राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर राज्यवर्धन सिंह जी खुद मंत्री होने के नाते उन सब जगहों पर जाएंगे। हर जिले के लेवल पर यह प्रोग्राम होगा, और मैं तो अर्ज करूंगा पूरे देशवासियों को कि अगर आपके पड़ोस में एक है ना फौजी, तो उसके घर पर जाकर के एक कप चाय उसको धन्यवाद बोल के आना। उनके बच्चों के चेहरे पर जो स्माइल होगी ना, वो अमूल्य होगी। बिल्कुल, और आज हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब आपने स्टूडियो पधारा और इतनी अच्छी जानकारी मार्गदर्शक भाई बहन दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप दोनों को, और शत शत नमन है आप दोनों ने, और अपने पूरे देश के सैनिका ने शत शत नमन है। और जाते जाते देखो मकर संक्रांति भी है, तो बिको लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आपने सारे दर्शक भाई बहन ने बिकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ। जब तक दो इजाजत, राम राम। जय हिंद। जय हिंद।